गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे शानदार, और इस डेली आप लोग इस करंट अफेयर्स को लिखिए और लिख के रखिए। एग्जाम में यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। अभी जो सीडीएस और एनडीए के जो एग्जाम हुए हैं, मोस्टली प्रश्न आपको सीएल कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के जो करंट अफेयर्स है उसमें से आए हुए हैं। उस पर एक वीडियो मैं जरूर जारी करूंगा, आप लोग देखिएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। और बहुत ही इसके एक एक प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप लोग बिल्कुल मिस मत करिए और रोज ही इसको लिखा करिए। इसके स्टैटिक जी के जो इसके साथ फैक्ट आएंगे उसको अवश्य लिखिए। फैक्ट से ही प्रश्न आ रहे हैं। पूछा गया है कि किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन के लिए सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किसने किया है? सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया? ध्यान रखना, राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन और इन्होंने एक सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो हमारे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, है ना। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ध्यान रखिएगा। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास जलमार्ग मंत्रालय, है ना, नौवहन मंत्रालय, इसका एक ही नाम है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और इसके साथ साथ एक और मंत्रालय इनके पास, आयुष मंत्रालय भी है। तो सर्बानंद सोनोवाल जो मंत्रालय है इनके पास, बंदरगाह, ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है, बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री, जलमार्ग मंत्री और साथ ही साथ आयुष मंत्री भी हैं। ये आयुष मंत्री भी हैं। तो दो मंत्रालय इनके पास, ध्यान रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम रह चुके हैं। ये इन्होंने राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन के लिए सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। याद रखेंगे, बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्री के द्वारा यह सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह जहाज संबंधी विवरणों, गेट जानकारी, कंटेनर, फ्रेट स्टेशन और लेन देन से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करता है। जहाज संबंधी विवरण, ये जो है क्या करेगा? जहाज संबंधी विवरण, ध्यान रखिएगा। इससे क्या जानकारी मिलेगा इस एप्लीकेशन से? जहाज संबंधी विवरण, गेट की जानकारी, गेट की जानकारी, है ना, गेट जहां पे इसको लगाना होता है, गेट की जानकारी, कंटेनर, फ्रेट स्टेशन और लेन देन से संबंधित तत्काल जानकारी। लेन देन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त होगी। तो इन सब के लिए बनाया। जहाज संबंधी विवरण मिल जाएगा, गेट की जानकारी, लेन देन संबंधी जानकारी, फ्रेट स्टेशन के बारे में जानकारी, जिससे कि जो जहाज होते हैं, है ना, बंदरगाहों पर आने जाने के पूरे समय और इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, जहां से ये चीजें देखी जा सकती है। इसीलिए सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ध्यान रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखेगा। 15वीं राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला भी हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार बने हैं। फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में किसे सबसे अमीर खेल मालिक के रूप में क्या किया गया है? स्थान दिया गया है। सबसे दुनिया का सबसे अमीर खेल मालिक कौन है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न मिस नहीं करना है। सबसे अमीर खेल मालिक, ऐसे ही सही प्रश्न आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स, स्टेट पीसीएस के एग्जाम, स्टेट के सीईटी, पीईटी के एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, इन सब के परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। नहीं है तो आप देख लीजिए, अभी जो हाल ही में हुआ है। फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में किसे सबसे अमीर खेल मालिक के रूप में स्थान दिया गया है, ये बताना है। तो सबसे अमीर खेल मालिक के रूप में किसको स्थान दिया गया? ध्यान रखिएगा, यही ये प्रश्न बनाया गया है। और फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में 4 विकल्प है, तो इसका सही जवाब जो होगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर खेल जो है मालिक हैं। और इनकी टीम का क्या नाम है? क्रिकेट की टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई
इंडियंस, ध्यान रखिएगा, मुंबई इंडियंस ये सबसे अमीर खेल मालिक हैं। दूसरे नंबर पर कौन आएंगे? दूसरे पे ये आएंगे, और तीसरे पर रॉब बॉल्टन, और चौथे पर फ्रांसवा पिनाल्ट और परिवार। फ्रांसवा पिनाल्ट और परिवार, परिवार भी जोड़ लीजिए इसमें, ये आएंगे चौथे नंबर पर, ये फोर्थ। तो चार सबसे अमीर, और मुंबई इंडियंस का अंबानी एक नंबर, ये याद रखेंगे। तो एक नंबर पर मुकेश अंबानी सबसे अमीर खेल मालिक, दूसरे सबसे अमीर स्टीव बाल्मर, तीसरे अमीर रॉब वाल्टन, और चौथे फ्रांसवा पिनाल्ट और परिवार चौथा अमीर खेल मालिक है। याद रखना है आप लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ये, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। पांचवें नंबर पर मार्क मेडस्टीड, है ना। मुकेश अंबानी भारत के हैं, स्टीव बाल्मर और रॉब वाल्टन अमेरिका के हैं। ये दोनों कहां के हैं? अमेरिका के हैं, ये दोनों अमेरिका के हैं। ये फ्रांसवा, ये फ्रांस के हैं, याद रखेंगे, ये फ्रांस, ये फ्रांस के हैं। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। और इनकी अपनी अपनी टीम भी है। स्टीव बाल्मर की टीम है लॉस एंजल्स क्लिपर्स, रॉब वाल्टन की टीम है डेनवर ब्रोकेंस, और फ्रांसवा पिनाल्ट की जो टीम है स्टेड रेनेस एफसी फुटबॉल की टीम है। तो सबसे, है ना, अमीर खेल मालिक है मुंबई इंडियंस के मुकेश अंबानी। किस प्रदेश के बनारसी पान को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? किस प्रदेश के बनारसी पान को, किस प्रदेश के बनारसी पान, बहुत खास पान है, वर्ल्ड फेमस, क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। तो बनारसी पान कहां मिलता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बनारस में बनारसी पान फेमस है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जीआई टैग बनारसी पान को मिला है, और यह पान बहुत ही खास किस्म का है। उत्तर प्रदेश के कुछ 45 जीआई टैग उत्पादों को रजिस्टर करवा चुका है, जबकि इनमें से सबसे ज्यादा 22 उत्पाद अकेले वाराणसी से हैं। उत्तर प्रदेश अब तक रजिस्टर जो करवाया हो 45, सभी को मिला नहीं है। उत्तर प्रदेश कुल 45 जीआई टैग उत्पादों को रजिस्टर करवा चुका है। इनमें से सबसे ज्यादा 22 अकेले वाराणसी से हैं। तो उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। बनारसी पान के साथ ही 3 अन्य बनारसी संबंधित उत्पादों को भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। कौन कौन? बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा और अदमचीनी चावल, है ना, 3 और। तो ये जो बनारसी पान के साथ 3 और, लंगड़ा आम, एक ये हो गया लंगड़ा आम, एक है रामनगर भंटा, रामनगर भंटा, है ना। भंटा को बैगन कहा जाता है, उसका लोकल नाम है भंटा, भंटा को बैगन बोलते हैं, ये भी याद रहे, बैंगन है। रामनगर भंटा जो है उसको बैगन बोलते हैं। जो 33 जीआई टैग दिया गया उनमें से ये है, और एक है अदमचीनी चावल, अदमचीनी चावल, है ना। तो इनको जीआई टैग दिया गया है, ये बात याद रखना है। बनारसी पान के साथ 3 उत्पाद ये हैं जिनको उत्तर प्रदेश में दिया गया है। हमने कल वाले में बताया था कि उसमें मध्य प्रदेश के 3 हस्तशिल्प उत्पादों को दिया गया था। अभी हाल ही में 33 उत्पादों को, 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, यह बात याद रखिएगा। 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग, जिनमें से हम ये बता रहे हैं कि 4 उत्तर प्रदेश के हैं, 3 मध्य प्रदेश के हैं। आप देखेंगे एक और मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया, कहां का है? बिहार, पश्चिमी चंपारण का। ये अदमचीनी चावल, है ना, ये दिया गया है उत्तर प्रदेश का। तो ये जीआई टैगों से ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश कुल 45 जीआई टैग उत्पाद रजिस्टर करवाया है। यूपी के द्वारा 45 जीआई टैग, यूपी के द्वारा 45 उत्पादों को जीआई टैग के लिए रजिस्टर करवाया गया है, रजिस्टर
करवाया गया है, जिनमें 22 बनारस के हैं, जिनमें से 22 जो है अकेले बनारस के हैं, ये भी याद रखिएगा, 22 अकेले बनारस के हैं। इन 45 में से जो है 22 अकेले बनारसी आम, बनारसी जो है साड़ी, इन सबको जीआई टैग दिया जा चुका है, याद रखिएगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश के इन उत्पादों को दिया गया है। बिहार का जो है मिर्चा चावल को भी दिया गया है जीआई टैग, मिर्चा चावल बिहार। कतरनी चावल बिहार का है, पहले ही दिया जा चुका है उसको। भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निर्माता बन जाएगा? किस वर्ष तक? बहुत बढ़िया प्रश्न है और उतना ही महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या बनेगा? सौर ऊर्जा निर्माता, सौर ऊर्जा निर्माण करने वाला बन जाएगा, है ना। तो इसका सही जवाब होगा 2026 तक। इसका सही जवाब है 2026 तक, बी सही जवाब। 2026 तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निर्माता बन जाएगा भारत, है ना। अभी तीसरे चौथे नंबर पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में, याद रखिएगा। दो 2026 तक दूसरा सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बन जाएगा। भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने यह रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में भारत को 2026 तक दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निर्माता बनने के लिए यह बताया गया है। भारत की सोलर उत्पादन क्षमता को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 2030 तक 10 गीगावाट से 50 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। यह कहा गया है कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता को, सौर ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट से कितने गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा? तो ये बढ़ाया जाएगा 2030 तक 10 गीगावाट से 50 गीगावाट। 2030 तक 10 गीगावाट से बढ़ाकर 50 गीगावाट कर दिया गया है। यह लक्ष्य है कि 2030 तक भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में 50 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करेगा, है ना। तो 2026 तक दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निर्माता बन जाएगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस भारतीय अमेरिकी महिला को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ध्यान रखेंगे, क्या कहा जा रहा है? किस भारतीय अमेरिकी महिला, मतलब भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है ना। कौन है? तो इसमें हो जाएगा नित्या अब्राहम। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नित्या अब्राहम इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, नित्या अब्राहम इसका सही जवाब होगा। नित्या अब्राहम को सम्मानित किया गया है। एक भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर नित्या अब्राहम को अमेरिका यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा, अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा, यह अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके के प्रश्न खूब परीक्षा में आते हैं, आप लोगों को याद रखना होगा, याद रख लीजिएगा। यह अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया नित्या अब्राहम को। डॉक्टर अब्राहम एलॉयड आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एक एसोसिएट प्रोफेसर और मॉन्टेफियोर यूरोलॉजी रेजिडेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक हैं। तो याद रखिएगा, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नित्या अब्राहम को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की कितनी महिलाओं को अमेरिकी वित्त, भारतीय मूल की कितनी महिलाओं को
ध्यान रखेंगे, भारतीय मूल की कितनी महिलाओं को अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा, एकदम करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 महिलाओं को, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 महिलाओं को शामिल किया गया है। भारतीय मूल की कितनी महिलाएं अमेरिका वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल की गई हैं? यूएन फाइनेंस में 100 सबसे प्रभावशाली सूची, बैरन की प्रतिष्ठित एक बैरन संस्था है जिनकी इन्होंने वार्षिक रिपोर्ट दी है, जिसमें 5 भारतीय मूल की महिलाओं को वित्तीय सेवाओं के उद्योग में प्रमुख पदों और ऊंची पद हासिल किए हैं, इनके नाम शामिल किए गए हैं। कौन कौन है ये महिलाएं? हैं जेपी मॉर्गन, जेपी मॉर्गन से अनु अयंगर, ये जेपी मॉर्गन कंपनी है उससे जुड़ी हुई है। रूपल जे भंसाली या रूपल भंसाली, रूपल भंसाली, सोनल देसाई, नाम लिख लीजिएगा आप लोग, सोनल देसाई, मीना लकड़ावाला, फ्लाइन, मीना लकड़ावाला फ्लाइन, मीना लकड़ावाला फ्लीन, फ्लाइन आप कह सकते हैं, मीना लकड़ावाला फ्लाइन। सविता सुब्रमण्यम 5वीं, सविता सुब्रमण्यम। इन 5 महिलाओं को इन उद्योग से वित्त में शामिल किया गया है। यह सूची का 4था वार्षिक संस्करण है। बैरन की यह जो है बैरन संस्था द्वारा जारी किया गया है। बैरन संस्था का 4था वार्षिक रिपोर्ट है, 4था वार्षिक रिपोर्ट है। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी वित्त में उद्योग धंधों में प्रभावशाली जो महिलाएं हैं उसमें से इन 5 के नाम इसमें शामिल किए हैं जो भारतीय मूल की हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा जरूर। किस देश को फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है ना? शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किस देश को फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो इसको हटा दिया गया है जिसका ये देश है, एक दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू को से मेजबानी छीन लिया गया। अब पेरू में फीफा अंडर 17 विश्व कप नहीं होगा, फीफा अंडर 17 विश्व कप पेरू में नहीं होगा। याद रखेंगे आप लोग। फीफा ने घोषणा किया कि अंडर 17 विश्व कप 2023 के लिए पेरू के मेजबानी का अधिकार वापस लिया जाएगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल का एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जिसे फीफा द्वारा 17 साल से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है ना? याद रखिएगा, यह फीफा अंडर 17 जो है 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, 2 वर्ष में आयोजन होता है। अंडर 17 का मतलब जानते होंगे, 17 साल उससे कम के ही इसमें खिलाड़ी खेलते हैं, यही बात याद रखिएगा। तो फीफा ने क्या किया है, यह मेजबानी वापस ले लिया, इस साल होना था। पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू की राजधानी लीमा है और यह दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है, एक दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू। मुद्रा इसका सोल है, राष्ट्रपति डीना बोलुअर्टे हैं, राष्ट्रपति जो है डीना बोलुअर्टे, और इसकी जो मुद्रा है सोल, याद रख लीजिएगा। तो इसे मेजबानी फीफा ने वापस ले लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ब्रिटिश हिंदू को ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के वारंट अधिकारी के रूप में
नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के वारंट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और वो कौन है? एक ब्रिटिश हिंदू हैं, भारतीय मूल के हिंदू व्यक्ति जो ब्रिटेन के नागरिक हैं। वो कौन है? जिनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सवी सुब्रमण्यम। डी सही जवाब है। सवी सुब्रमण्यम को रॉयल एयरफोर्स के वारंट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ब्रिटिश हिंदू मुरुगेश्वरन सवी सुब्रमण्यम को ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के वारंट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो हवाई युद्ध और अंतरिक्ष बल का काम करेंगे। इस भूमिका में रॉयल फोर्स के कार्यकारी शाखा के मुद्दों पर वायुसेना के सलाहकार के रूप में भी सलाह देंगे। सुब्रमण्यम ने वारंट अधिकारी के रूप में जेक अलर्ट की जगह ली है। इन्होंने किसका? जेक अल्पर्ट की जगह ली है। ने जेक अल्पर्ट की जगह ली है, जगह ली है। तो सुब्रमण्यम जेक अल्पर्ट की ने उन्होंने जगह लिया है। और यह मुख्य रूप से वारंट अधिकारी के रूप में हवाई युद्ध और अंतरिक्ष बल का काम करेंगे। हवाई युद्ध और अंतरिक्ष बल का काम करेंगे, बल का काम करेंगे, है ना। तो प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, महत्वपूर्ण है। किस ब्रिटिश हिंदू को ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के वारंट अधिकारी? तो सभी सुब्रमण्यम को। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने अधूरे रियल एस्टेट परियोजनाओं की समस्या समाधान के लिए, केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय कौन है मंत्री इसके? अधूरे रियल एस्टेट परियोजनाओं की समस्या के निपटने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है? यह महत्वपूर्ण है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है? जब सरकार, संसद, आरबीआई किसी तरीके की समिति का गठन करते हैं तो इसको याद रखना चाहिए। तो यह अमिताभ कांत जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी है। रियल एस्टेट परियोजनाओं के समस्या समाधान के लिए यह किया गया है। रियल एस्टेट परियोजनाओं के समस्या समाधान के लिए यह किया गया है, याद रखिएगा। और अमिताभ कांत जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं उनकी अध्यक्षता में किया गया है। नीति आयोग का पूर्व सीईओ 14 सदस्यों से मिलकर एक 14 सदस्यीय टीम बनाई गई है। 14 सदस्यों की एक समिति है, सदस्यों की एक समिति। यह भी हो सकता है कि अमिताभ कांत के रूप में हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, है ना, किसकी अध्यक्षता में यह पूछा जाता है कि अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। किस लिए बनाई गई है? तो रियल एस्टेट परियोजनाओं की समस्याओं के समाधान के लिए यह बनाई गई। तो इस तरीके का प्रश्न हो जाएगा। तो पूर्व सीईओ अभी बी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं बी.आर. सुब्रमण्यम। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। सुमन बेरी कौन है? उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष नीति आयोग, उपाध्यक्ष नीति आयोग, है ना, सुमन बेरी। तो सारी बातें ध्यान रखेंगे, ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। रियल एस्टेट की समस्याओं के समाधान के लिए यह किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी हैं, याद रखिएगा। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? देखो कई चावलों को, मिर्चा चावल, है ना, मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा नागरी दुबराज चावल को अभी जीआई टैग मिला है। अभी एक दालचीनी चावल, है ना, जो उत्तर प्रदेश का, सीधा नाम उसका दालचीनी चावल है, जो उत्तर प्रदेश बनारस का है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब एक नागरी दुबराज चावल, यहां पे देखेंगे आप, नागरी दुबराज चावल को
जीआई टैग मिला है। जो अभी 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उनमें नागरी दुबराज चावल भी है, इसको जीआई टैग। और ये किस राज्य का है? ये जो है ना छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का चावल है। मिर्चा चावल, दालचीनी चावल और नागरी दुबराज चावल, छत्तीसगढ़ के इस चावल को जीआई टैग दिया गया है। इसे छत्तीसगढ़ को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। यह भी आते याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को, है ना। तो नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़, मिर्चा चावल बिहार, अमलदल चीनी चावल, है ना, वो जो है उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा। और यह जो दिया जाता है जीआई टैग के लिए भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक अधिनियम बना था जो उत्पादों के लिए संरक्षण के लिए है 1999 में, 1999 में बना था। और पहली बार 2004 में दार्जिलिंग टी को पहली बार दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था, याद रखिएगा। अब तो बहुत सारे उत्पाद हो गए, अभी हाल ही में 33 उत्पादों को दिया गया है, 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, जिसको मैं लगातार कई राज्यों में इस तरीके के प्रश्न बताए हूं। आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।